हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल तनीषा एजुकेशनल हब। मैं हूं आपकी अपनी टीचर डॉक्टर श्वेता मलानी और आज क्या पढ़ने वाले हैं। ऑफ कोर्स अभी हमारा क्लास 12 में जो चैप्टर चल रहा है वो है चैप्टर 15 बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन और उसकी अगली टॉपिक पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी आज हम पढ़ेंगे। इतना मुझे उम्मीद है कि आपने पिछले लेक्चर्स देख लिए होंगे, नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। जस्ट फटाफट एक बार उसको भी देख लो, उसके बाद आज का लेक्चर सुनोगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। So if you have seen the previous lectures and if you are ready, here we go. Topic आज का क्या है? Patterns of biodiversity. The moment I say patterns of biodiversity, उससे हमारा मतलब क्या है? हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि ये जो अर्थ है, you know that the earth का जो surface है, because of कितनी बार बता दिया? Because of variation, because the earth is little tilted along its axis and because of the rotation of the earth along its axis and the movement of the earth around the sun, हमें ये पता है कि the different regions of this planet earth, they do not receive the same amount of what, बताइए कितनी बार बता दिया, same amount of sunlight, that is the temperature is not same across the world, and second the rainfall is not same. क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर एंड रेनफॉल सेम नहीं है तो एबायोटिक कंडीशंस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ में वेरी करता है, तो जाहिर सी बात है बायोडाइवर्सिटी भी वेरी करना चाहिए। सो व्हाट इज द पैटर्न ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी? ये जो बायोडाइवर्सिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है, इतना तो हमें पता है कि पूरे अर्थ में एक जैसा नहीं है, सेम नहीं है, तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न क्या है? हमें पैटर्न बेसिकली जानना है एट टू लेवल्स। वन, एट डिफरेंट लैटिट्यूड, at different latitude, जैसे जैसे हम लैटिट्यूड चेंज करते हैं से हम अच्छा मैं बताती हूँ, एंड इन द सेम लैटिट्यूड बट अक्रॉस डिफरेंट एरियाज। अगर हम सेम लैटिट्यूड की बात करें तो वील बी टॉकिंग अबाउट डिफरेंट एरियाज। ठीक, इसका क्या मतलब है आप समझो। अगर मैं लैटिट्यूड चेंज करूं, दैट मीन्स अगर मैं इक्वेटोरियल रीजन से ट्रॉपिकल रीजन में जाऊं, ट्रॉपिकल रीजन से टेम्परेट रीजन में जाऊं, टेम्परेट रीजन से पोलर रीजन में जाऊं, तो बायोडाइवर्सिटी के डिस्ट्रीब्यूशन के पैटर्न में क्या डिफरेंसेस आएंगे? व्हाट विल बी द पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? एंड अगर मैं सेम लैटिट्यूड पे हूं, इफ आई एम इन द सेम लैटिट्यूड, ठीक है, तो जैसे जैसे मेरा एरिया चेंज करेगा, दैट मीन्स हम एक एरिया से दूसरे एरिया से तीसरे एरिया, दैट मीन्स अक्रॉस डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स या डिफरेंट कंट्रीज, सेम लैटिट्यूड पे अगर हम जाते हैं तो स्पीशीज का डिस्ट्रीब्यूशन का, बायोडाइवर्सिटी के पैटर्न का क्या ट्रेंड दिखाई देगा, वही हमें आज के टॉपिक में पढ़ना है। सो नाउ दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है, एक बार क्विकली थोड़ा सा रीडिंग कर ले, फिर हम लोग इन दोनों पॉइंट को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। व्हाट इज द पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑन द सेम लैटिट्यूड एंड सॉरी ऑन डिफरेंट लैटिट्यूड एंड ऑन द सेम लैटिट्यूड बट विद द चेंज ऑफ एरिया। Biodiversity is not uniform throughout the world. Yes, because again and again the temperature and rainfall conditions are not same throughout the world but varies with change in latitude and altitude. जैसे जैसे आपका लैटिट्यूड बदलता है, ऑल्टीट्यूड, सेम लैटिट्यूड में जब आप सी लेवल से ऊपर जाते हैं या एरिया चेंज करते हैं तो ये चेंज करता है। फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस, वो एरिया जहां एनवायरमेंटल कंडीशंस, दैट मीन्स एबायोटिक कंडीशंस फेवरेबल होगा, जहां वहां ऑब्वियसली बायोटिक का पॉपुलेशन भी हायर दिखेगा। ठीक है, सो वही कह रहा है, फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस फेवर स्पीसीएशन, ज्यादा तरह के स्पीशीज मिलेंगे, मेक इट पॉसिबल फॉर लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज टू एग्जिस्ट देयर, देयरफॉर बायोडाइवर्सिटी वहां ज्यादा होता है जहां के एबायोटिक फैक्टर्स ज्यादा फेवरेबल है, एंड वाइस वर्सा। जस्ट एक डायग्राम है जो दिखा रहे हैं कि जैसे जैसे आप इक्वेटर से ऊपर जाते हैं, सो देयर इज अ नॉर्मल ट्रेंड व्हाट दैट द बायोडाइवर्सिटी डिक्रीजेस। सो सबसे पहले द पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू लैटिट्यूड, क्या चेंज करता है, चलिए पहले उसको पढ़ते हैं। इन जनरल, जैसा कि मैंने आपको पिछले डायग्राम में दिखाया था, जैसे जैसे आप हायर द लैटिट्यूड जानते हैं, यू नो दैट द मोस्ट फेवरेबल टेम्परेचर एंड रेनफॉल कंडीशंस इज अराउंड इक्वेटर। फिर आप इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक ट्रॉपिकल एरिया है, टेम्परेट एरिया है, पोलर एरिया है। आपको पता है जैसे जैसे आप हायर लैटिट्यूड में जाते हैं आपका बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज करता है। इसमें कुछ बोलने की बात नहीं है। व्हाई? बिकॉज वहां का टेम्परेचर एंड रेनफॉल कंडीशंस आर नॉट एज ऑप्टिमम और फेवरेबल एज दे आर टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल रीजन।
ये हम कुछ स्टैटिस्टिक्स से इस बात को प्रूफ करेंगे। तो बेसिकली लैटिट्यूड में कॉन्सेप्ट वाली बात कुछ खास नहीं है कि लैटिट्यूड में हायर द लैटिट्यूड वी गो द बायोडाइवर्सिटी डिक्रीजेस, उसका आपको काफी सारा स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है। जैसे लिखा है कि द स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। कहता है ट्रॉपिक में, ट्रॉपिक कहाँ होता है, इक्वेटर से लेकर 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ, यहां तक के एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल एरियाज बोलते हैं। दे हैव मोर स्पीशीज दैन द टेम्परेट एंड पोलर रीजन्स। फॉर एग्जाम्पल कोलंबिया, यहां पर देखो कोलंबिया, ये इक्वेटर पर पाया जाता है। कोलंबिया एक ऐसा कंट्री है जो इक्वेटर पर पाया जाता है। इसमें 1400 स्पीशीज बर्ड्स के हैं, राइट। वाइल न्यूयॉर्क जो 41 डिग्री नॉर्थ पर है, यहां पर देखिए, राइट, इट इज अ टेम्परेट कंट्री, वहां पर केवल 105 स्पीशीज है। और अगर आप ग्रीनलैंड में आएंगे विच इज 71 डिग्री नॉर्थ, दैट मीन्स इट कम्स टू लगभग द पोलर रीजन के आसपास, वहां पर कितना हो गया 56। एंड इंडिया कैसा कंट्री है, इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल, हमारे यहाँ बर्ड का स्पीशीज कितना है 1200। इट इज समथिंग कंपेरेबल टू दैट ऑफ कोलंबिया। व्हाई, क्योंकि इक्वेटोरियल कंट्री हम दोनों हैं, और इक्वेटोरियल कंट्री में क्या होता है, आपका स्पीशीज डाइवर्सिटी आपका ज्यादा होता है। इज दैट क्लियर? तो चलिए हम यहाँ पर देखें, आपको थोड़ा सा याद कर लेना। देखो मेडिकल के लिए मैं बोलूंगी कुछ भी मत छोड़ना। पहला दिया आपका कोलंबिया, ठीक है, मैं सी ही लिख रही हूँ। इसका पोजीशन क्या लिखा है, इक्वेटर, लगभग 0 डिग्री। उसमें बर्ड का स्पीशीज कितना है 1400। नेक्स्ट हम लोग किस पे आए, न्यूयॉर्क, दिस इज न्यूयॉर्क, इसका कितना लिखा है 41 डिग्री नॉर्थ, इसमें बर्ड का स्पीशीज कितना 105। तीसरा कौन लिखा है, ग्रीनलैंड, ये कितना है 71। इट्स गुड ना, 41 71 1 में दिया है। और इसमें कितना स्पीशीज है आपका, वी जस्ट सॉ इट 56, अब तक 56, ठीक है। तो 56 तो याद रहता है, तो 1400 105 56। एंड इंडिया जो एक इक्वेटोरियल कंट्री है उसमें 1200 स्पीशीज बर्ड्स के पाए जाते हैं। पहले मैं क्या करती थी, आज तक मेडिकल में बोर्ड एग्जाम में ये स्टैटिस्टिक्स नहीं आया, ऑनेस्टली बता दें, एक बार भी नहीं आया कि टेल मी यू नो कि व्हाट इज द बर्ड पॉपुलेशन इन कोलंबिया और न्यूयॉर्क, आज तक नहीं आया। पर जिस तरह से मेडिकल इतना टफ होता जा रहा है, कट ऑफ इतना हाई जाता जा रहा है, डोंट टेक एनी रिस्क। एनसीईआरटी कम से कम अच्छे से खा के पी के चबा के एकदम अंदर डाल लो। तो ये स्टैटिस्टिक्स अब मैं कह रही हूं जरूर याद कर लेना। द नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स, ठीक है, ये तो पहले एनिमल का एग्जाम्पल दिया है। अब आ जाते हैं प्लांट का। इन ट्रॉपिक का एक कंट्री है, उसका नाम है इक्वाडोर, इसमें करीब 10 टाइम्स है देन दैट ऑफ अ टेम्परेट कंट्री लाइक यूएसए, ठीक। सेकेंड किसका बताया मैंने आपको, मैंने कहा आपको प्लांट का, कौन सा प्लांट, वैस्कुलर प्लांट। व्हाट आर वैस्कुलर प्लांट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म, जिसमें वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। इसका पॉपुलेशन 10 टाइम्स ज्यादा है इक्वाडोर में जो एक ट्रॉपिकल कंट्री है, देन यूएसए जो एक टेम्परेट रीजन में पाए जाने वाला कंट्री है, राइट। सो इन शॉर्ट व्हाट डिड यू लर्न, दैट द स्पीशीज डाइवर्सिटी इंक्रीजेस एज यू decreases as you move from the equator to the polar region. Amazon रेन फॉरेस्ट का थोड़ा सा डिटेल में डिस्क्रिप्शन दे दिया, आपको सबको पता होगा। इक्वेटर में एक बहुत ही डेंस फॉरेस्ट पाया जाता है कॉल्ड एज द Amazon रेन फॉरेस्ट। ये दुनिया का सबसे डेंस फॉरेस्ट है, सबसे मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी यहाँ पाई जाती है। कहते हैं कि आज भी वहां पर हम जो एनाकोंडा वगैरह की बात करते हैं, दोज डेंजरस स्नेक्स एक्सेट्रा, ये सारे अमेज़न के फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। एंड अमेज़न फॉरेस्ट में आज भी ऐसे ट्राइबल्स रहते हैं जो प्योरली ट्राइबल्स हैं, जिनको आज भी शहरीकरण दैट मीन्स अर्बनाइजेशन का कोई आइडिया नहीं है। इट इज अ डेंस फॉरेस्ट, अभी बहुत एक्सप्लोर करना इसे बचा हुआ है। इसमें बहुत ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी है क्योंकि एक इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है। रेनफॉल एंड टेम्परेचर कंडीशंस यहाँ के बेस्ट है, ऑप्टिमम है। एंड इसका बायोडाइवर्सिटी का कुछ लेखा जोखा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आपको एनसीईआरटी में शेयर किया गया है। Amazon रेन फॉरेस्ट जो साउथ अमेरिका में पाया जाता है, इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी जोन ऑन द अर्थ। इसको कहा जाता है द लंग ऑफ द प्लैनेट। आपको मालूम है इसको हमारे प्लैनेट का लंग बोला जाता है, और मालूम है क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा प्लांट्स हैं, प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो एक तरह से हमारे प्लैनेट अर्थ का लंग्स है। इसमें
40,000 स्पीशीज हैं प्लांट्स के, 1,25,000 स्पीशीज है इनवर्टिब्रेट्स के। वर्टिब्रेट में फिश है 3,000, एम्फीबिया है 427, मैमल्स है 427, रेप्टाइल्स है 378 एंड बर्ड्स है 1300। ठीक, ये सब 2004 IUCN के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से है, बट आपको उससे मतलब नहीं, आपको तो वो पढ़ना है जो आपके एनसीईआरटी में, आपके सिलेबस में, राइट। सो विल डू इट वंस अगेन। प्लांट्स इट इज 40,000, we just remember 40,000, and invertebrate is 1,25,000. ये 1,25,000, not 1,25,000, 1.25, तो 1,25,000, this is 40,000. अब आ जाते फिश, सबसे ज्यादा है फिश 3,000, अगेन एक राउंड फिगर है तो याद करना आसान होगा। बर्ड्स में 1,300, राइट, दीज आर टू बिग वंस, 3,000 और इसमें भी 3 आ गया तो 1,300। उसके बाद 427 एम्फीबियंस एंड मैमल्स एंड 378 यहाँ तो 7 and 8 याद रहेगा, साथ में 3, ये दोनों में 4 है, 4 - 1 is 3, so 378। सो आई होप आपको बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूशन अमेजॉन फॉरेस्ट का भी याद हो गया होगा। मुझे अगर याद हो सकता है, आई एम द स्लोएस्ट लर्नर ऑन दिस यूनिवर्स। मुझे लगता है मुझे कोई चीज याद नहीं होती, रटने वाली चीज तो बिल्कुल नहीं होती। अगर मुझे हो गया तो आपको हो गया। यू वांट टू टेस्ट मी, यू वांट टू ट्राई मी, ओके लेट मी ट्राई टू। मैं याद करने, मैं बोलने की कोशिश करती हूँ। 40,000 प्लांट्स, 1,25,000 इनवर्टिब्रेट्स, 3,000 if I'm not wrong it is fish, 1,300 if I'm not wrong it should be 1,300 should be birds, and then it is 427 amphibians and mammals and 378 it is जो बच गया, right? तो क्या बच गया आपका? amphibia, it's reptiles. Oh great, if I could do it you can also do it. ठीक है, तो चलिए हम सभी इसको जब याद कर लिए हम आगे बढ़ेंगे। लैटिट्यूड में एक क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 मार्क का क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में, तो आप इसको एक्सपेक्ट कर ही लेना। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज ऐसा क्यों है कि बायोडाइवर्सिटी का डिस्ट्रीब्यूशन ट्रॉपिकल एरियाज में ज्यादा है एज कंपेयर टू टेम्परेट। ट्रॉपिक्स में व्हाई इज इट मोर एज कंपेयर टू टेम्परेट? इसके 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं और ये 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा, राइट। पहला 3 हाइपोथेसिस, 3 हाइपोथेसिस दिए गए हैं टू एक्सप्लेन द डिफरेंस इन बायोडाइवर्सिटी बिटवीन द ट्रॉपिकल एंड द टेम्परेट रीजन्स। व्हाट आर दोस 3 पॉइंट्स? फर्स्ट, द फर्स्ट पॉइंट सेज इज स्पीशिएशन इन जनरल इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। किसी भी एरिया में कितने ज्यादा स्पीशीज डेवलप करेंगे ये वक्त पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा वक्त आप इसको दोगे उतना ज्यादा वैरायटी स्पीशीज का बना पाएगा, अगर वक्त नहीं दोगे तो नहीं बना पाएगा, राइट। स्पीशीज, आई गिव यू अनदर एग्जांपल। आपके कितने दोस्त बने स्कूल में, इट ऑल्सो डिपेंड्स विथ टाइम। आप जिस स्कूल में नर्सरी से लेकर 12 तक पढ़ते हैं वहां आपका बड़ा सर्कल होता है, आपको ज्यादा लोग जानते हैं, आपके ज्यादा फ्रेंड्स हैं, बिकॉज इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। आपने 12 साल 13 साल एक ही स्कूल में बिताया है, राइट। लेकिन वही अगर आप सिर्फ 11 and 12 में जाते हैं तो इतने लोग, आपको नर्सरी के टीचर्स नहीं जानेंगे, many people. So obviously it's a function of time. किसी भी एरिया में जितना ज्यादा वक्त होगा उतने ज्यादा ऑर्गेनिजम्स को भी इवॉल्व करने में, पॉपुलेट करने में, वैरायटी बनने में मदद मिलती है। तो कहता है स्पीशिएशन इन जनरल इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। टेम्परेट रीजन्स, नाउ कम टू दिस पार्ट, द टेम्परेट रीजन्स ऑफ द अर्थ, ये जो ऊपर के रीजन्स हैं टेम्परेट, दिस इज योर टेम्परेट रीजन, राइट, दिस इज योर टेम्परेट रीजन। मैं यहाँ ग्रीन से मैंने टेम्परेट रीजन बनाया है, तो ऑब्वियसली बीच वाला रीजन ट्रॉपिकल हो गया, राइट। ये वाला रीजन आपका ट्रॉपिकल हो गया, दिस इज ट्रॉपिकल एंड द शेडेड पार्ट इज योर टेम्परेट रीजन। टेम्परेट रीजन वॉज सब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन इन द पास्ट। बेचारा टेम्परेट रीजन को तो वक्त ही नहीं मिलता। थोड़े से स्पीशीज बनते नहीं है कि बर्फ में ढक जाता है, थोड़े से स्पीशीज बनते नहीं है बर्फ में ढक जाता है, बर्फ आने की वजह से जितने आए थे स्पीशीज सब खत्म। फिर जब बर्फ पिघलती है तो शुरू से शुरू करना पड़ता है, तो वक्त ही नहीं मिला एक लंबा सिरा, इट नेवर गॉट अ बिग टाइम, बड़ा वक्त कभी नहीं मिला कि हम और ज्यादा स्पीशीज को अक्यूमुलेट कर सके।
The regions were subjected to frequent glaciation in the past. Tropics have remained undisturbed. Tropical areas में टेम्परेचर कंडीशंस ऑलमोस्ट स्टेबल रहे, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं रहा, तो इनको ज्यादा वक्त मिला, एक स्पीशीज लाए, फिर वक्त मिला ठहराव की वजह से और लाए, इसीलिए ज्यादा पॉपुलेटेड है। यहाँ तो क्या है, थोड़ा सा होता नहीं है कि बर्फ बैठ जाता है, और जो स्पीशीज आपके कुछ नए बन भी रहे थे वो सारे डाई कर जाते हैं। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया। स्पीशिएशन इन जनरल इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, व्हाइल देयर हैज बीन फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन इन द पास्ट इन टेम्परेट रीजन्स, ट्रॉपिकल रीजन्स आर रिलेटिवली मोर स्टेबल। इसी की वजह से यहां पर स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट, फर्स्ट पॉइंट हो गया, आई होप सबको याद हो गया। नाउ लेट अस कम टू द सेकंड पॉइंट। As compared to the temperate, tropical regions are less seasonal, relatively more constant and predictable. Such constant environment has promoted niche specialization and greater species diversity. सेकेंड पॉइंट सर में आया, क्या लिखा है? सेकेंड पॉइंट फर्स्ट पॉइंट के जैसा ही है, ठीक, तीन अलग अलग हाइपोथेसिस है ना, फर्स्ट एंड सेकेंड हाइपोथेसिस इज ऑलमोस्ट सेम। वही पहले वाले पॉइंट को घुमा कर बोल दिया है, कह रहा है कि ट्रॉपिकल रीजन में एनवायरमेंटल कंडीशंस ज्यादा स्टेबल रहे, मतलब वहां लेस सीजनल है, एक्सट्रीम, यहाँ एनवायरमेंटल कंडीशंस कांस्टेंट है एंड प्रेडिक्टेबल है, जिसकी वजह से निश स्पेशलाइजेशन, मतलब हर छोटा छोटा एरिया स्पेशलाइज कर गया, यहाँ कौन सा ऑर्गेनिज्म रहेगा, जिससे स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा बढ़ी। मैंने क्या कहा, एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड, कॉमा बाय कॉमा, तो यहाँ तीन चीजें क्या लिखी है, दे आर लेस सीजनल, ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं है, दे आर लेस सीजनेबल, रिलेटिवली मोर कांस्टेंट, सबका एक ही मतलब है, लेकिन एग्जैक्ट वही तीन याद करना है वर्ड। एंड थर्ड इज प्रेडिक्टेबल, राइट, द थर्ड वर्ड इज दे आर मोर प्रेडिक्टेबल। कोई चीज जो कांस्टेंट होती है प्रेडिक्टेबल होती है। तो तीन पॉइंट क्या है, लेस सीजनल, मोर कांस्टेंट एंड मोर प्रेडिक्टेबल। सो यहां पर स्पीशीज डाइवर्सिटी आपकी ज्यादा है। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट, द एबायोटिक कंडीशंस आर मोर फेवरेबल इन द ट्रॉपिकल रीजन्स, ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन में सोलर एनर्जी एंड रेनफॉल ज्यादा ऑप्टिमम रहता है साल भर, सो देर इज मोर सोलर रेडिएशन अवेलेबल, दिस कॉन्ट्रीब्यूट्स डायरेक्टली टू मोर प्रोडक्टिविटी। जितना ज्यादा सनलाइट होगा उतनी फोटोसिंथेसिस कैपेबिलिटी होगी, उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उतने ज्यादा बायोटिक डाइवर्सिटी पाई जाएगी। सो थर्ड इज बिकॉज ऑफ better solar radiations available in this region, right? So with that, the first pattern of biodiversity में जो पहला pattern हम पढ़ रहे हैं, that is you know what is with latitude species diversity या biodiversity का क्या होता है, हमने पढ़ लिया पहला। चलिए क्विकली देखिए हमने क्या पढ़ा। पहला हमने पढ़ा लैटिट्यूड में जैसे जैसे ऊपर जाएंगे स्पीशीज डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी घटेगी। हमने आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स दिए थे, जैसे बर्ड के पॉपुलेशन का दिया था, कोलंबिया, न्यूयॉर्क, ग्रीनलैंड, इसका दिया, इंडिया का दिया, राइट। उसके बाद हमने आपको ये बताया कि अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो वन ऑफ द मोस्ट डेंस फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, जहाँ बायोडाइवर्सिटी मैक्सिमम है, उसकी हमने एक बायोडाइवर्सिटी की आपको अकाउंट दी। एंड थर्ड पॉइंट जो मैंने पढ़ाया कि व्हाई इज इट दैट ट्रॉपिकल एरियाज में बायोडाइवर्सिटी ज्यादा, एक हाइपोथेसिस है जिसमें 3 पॉइंट्स है। आई होप आपको तीनों पॉइंट्स याद हो गए। सो वंस वी हैव ओवर विद पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन over different latitudes, अब हम same latitude में with the change in area, how does the biodiversity change, उसको हम लोग पढ़ेंगे। How does the species area relationship, same latitude में जब आप area बदलते हैं तो आपका biodiversity increase करेगा, decrease करेगा कि क्या करेगा, right? जाहिर सी बात है जब हम area बढ़ाएंगे तो biodiversity बढ़ेगा, ज्यादा वैरायटी के species मिलेंगे। I'll give you an example. एग्जाम्पल देंगे आपको समझ में आ जाएगा। से जो लोग यहीं रांची के हैं, झारखंड के, उनको ये नाम समझ में आएंगे, जिन जो नहीं है वो नहीं समझ में आएगा, लेकिन समझ जाना मैं 3 जगह का नाम बोल रही हूँ। से दिस इज रांची, मैं रांची से थोड़ी आगे गई, से आई वेंट टू हजारीबाग, राइट, और से मे बी आई वेंट टू टाटा, आई जस्ट टेक अ डिफरेंट कोर्स। यहाँ से हजारीबाग नहीं गई, आई यूज सम वर्ड्स ना जो थोड़ा सबका सुना हुआ हो, टाटा नगर, टाटा वी ऑल नो, एंड से मैं वहां से उसी रोड को आगे पकड़कर आई वेंट टू कोलकाता, आई वेंट टू कैलकाटा। सो आई एम यूजिंग दोज प्लेसेस जो मैक्सिमम लोग सुने होंगे। रांची में मैं केवल से एक पर्टिकुलर प्लांट है, से मैंगो, मैं मैंगो की डाइवर्सिटी पढ़ना चाहती हूँ।
आई वॉन्ट टू नो स्पीशीज डाइवर्सिटी, मैं मैंगो की डाइवर्सिटी जानना चाह रही हूँ, या मैंगो हटा दो, प्लांट्स, कितने तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं मैं रांची में जानना चाह रही हूँ। तो कितने तरह के, कितने प्लांट्स नहीं, एक प्लांट का अगर 100 भी वैरायटी है तो एक वैरायटी को एक गिनेंगे, राइट? कितने तरह के, नॉट कितने, प्लीज टेक केयर ऑफ दैट, ठीक? तो रांची में अगर मैं जानना चाहूंगी तो मुझे सपोज पता चला कि रांची में 50 वैरायटी प्लांट्स के हैं, ठीक है? फिर मैं रांची से आगे बढ़ी, मेरा एरिया बढ़ा, यहाँ पे 50 वैरायटी है प्लांट्स के, मेरा एरिया बढ़ा, आई रीच टाटा नगर, टाटा। वहां पर मुझे पता लगा कि वहां पर से 30 वैरायटी प्लांट्स के हैं, लेकिन उनमें से 20 मैंने ऑलरेडी रांची में देख लिए थे, वो ऑलरेडी रांची में भी एग्जिस्ट करते थे। 30 वैरायटी है, लेकिन नई वैरायटी केवल कितनी है? 10। तो यहां आते आते मेरा स्पीशीज डाइवर्सिटी कितना हो गया? 60। देन से आई वेंट टू कोलकाता। कोलकाता में मुझे पता लगा से 60 वैरायटी प्लांट्स के हैं, 60 वैरायटीज ऑफ प्लांट्स हैं, लेकिन उनमें से 30 इज ऑल फाउंड इन रांची, 20 इज फाउंड इन टाटा, ठीक है? उनमें से मतलब कुछ ओवरलैप कर रहा है, ऐसा नहीं वो नया है ना। 30 यहाँ भी मैंने देख लिया था रांची में, 20 मैंने यहाँ भी देख लिया था, यानी कि एकदम नया वैरायटी केवल कितना है? से 10 है। सो मेरा अब 60 से कितना हो गया? 70। अब मैं अगर आगे जाऊंगी से मुझे ना थोड़ा और बढ़ाना चाहिए था, से अभी नया वैरायटी, या मैंने 5 ही देना है, ठीक है? 60 में से मे बी 30 मैंने यहाँ देख लिया है, 25 मैंने यहाँ देख लिया, नया केवल 5 है, सो दिस बिकम 75। उसके बाद जब मैं आगे जाऊंगी तो एक ऐसा समय आएगा जब वैरायटी तो होगी, से यहाँ पर वैरायटी है 70 प्लांट्स की, बट उनमें से ऑलरेडी मैंने 30 यहाँ देख ली, 30 यहाँ देख लिए, 10 यहाँ देख लिए, सच दैट कोई नई वैरायटी नहीं आ रही। तो ऑब्वियसली जैसे जैसे आपका एरिया बढ़ेगा, आपके देखो हर एरिया का अपना डाइवर्सिटी होगा, लेकिन नया नहीं दिखेगा, वो मैंने पहले भी देख लिया है, क्योंकि हमारा लैटिट्यूड सेम है ना, तो कहीं ना कहीं मैंने पहले भी देख लिया। दैट मीन्स as the area increases, obviously the biodiversity will increase, but only till a certain limit. उसके बाद every area will have its diversity, but उसके कुछ representative अलग अलग जगहों पे मैं देख चुकी, such that कोई नया वैरायटी मुझे नहीं दिखा, ठीक है? So that is what it is saying. तो अब आ जाते हैं, इसमें एक बहुत फेमस साइंटिस्ट है, बोर्ड एग्जाम में आ गया था, ट्रस्ट मी आप लोग थोड़े साइंटिस्ट को हल्के में लेते हो, साइंटिस्ट का नाम आ गया था लिखने कि स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप किसने दिया था। एंड आपके बच्चों ने बोली बैंड बची, बोला बैंड बजी उनकी एग्जाम में, आखिर बोला मैम हमने तो ये साइंटिस्ट का नाम नहीं पढ़ा, हमने सोचा ये कौन इंपॉर्टेंट होगा। मैंने कहा नहीं, आपको एनसीईआरटी पूरा पढ़ना है बोर्ड एग्जाम के लिए। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप वाज गिवन बाय अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ठीक है? उन्होंने ऑब्जर्व किया दैट विद इन अ रीजन, एक रीजन में अगर आप देखोगे, द स्पीशीज एरिया रिचनेस इंक्रीज विथ एक्सप्लोर्ड एरिया, जैसे जैसे आप एरिया ज्यादा एक्सप्लोर करोगे स्पीशीज रिचनेस बढ़ेगा, बट ओनली अप टू अ सर्टेन लिमिट। एक सर्टेन के बाद, ठीक है, आपको वो सारी चीजें कॉमन दिखेगी, कहीं ना कहीं देखी भी दिखेगी, ठीक? उन्होंने ये रिलेशनशिप स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया का बहुत सारे टैक्सा पर पढ़ा, बहुत सारा टैक्सा, मतलब मैंने अभी आपको क्या बोला कि मैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को पढ़ना चाह रही थी कि रांची से जब मैं टाटा जाऊं, कोलकाता जाऊं, तो उसका बायोडाइवर्सिटी स्पीशीज रिचनेस कैसे इंक्रीज करेगा। मैंने एंजियोस्पर्मिक प्लांट पर पढ़ा, फिर मैंने यहाँ के फिश पर पढ़ा कि यहाँ पर कितने फिश के वैरायटी, यहाँ कितने, एंड कब तक मुझे नया वैरायटी मिलेगा। फिर मैंने इसको बर्ड्स पर पढ़ा, तो उन्होंने क्या किया, एक स्पीशीज नहीं, एक टैक्सॉन नहीं, अनेक टैक्सॉन पर काम किया। उन्होंने एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स पर पढ़ा, उन्होंने फ्रेश वाटर फिश पर पढ़ा, उन्होंने बर्ड्स पर पढ़ा, और सब में उन्होंने क्या देखा कि जो एरिया के साथ जो स्पीशीज का रिलेशनशिप है, उसको जब हम ग्राफिकली प्लॉट करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। पहले इससे समझ लो, फिर एक फ्रेश पेज में हम आपको समझाएंगे। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब क्या होता है। दिस शेप इज कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है? आप देखो ये ऐसे रेक्टेंगल बन रहा है, और इसमें ये जो शेप आया है ना, ये जो हमने प्लॉट किया है, ये वाला एक्सिस जो है आपका, दिस इज अबाउट द नंबर ऑफ स्पीशीज एंड दिस इज अबाउट द एरिया। हम फॉरेस्ट में जैसे जैसे एरिया बढ़ा रहे हैं, हम अपने स्पीशीज को पढ़ रहे हैं। तो यहां पर ये ग्राफ ऐसा आया, इस ग्राफ को हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आपने क्या देखा, पहले हम यहां से शुरू किए, हमने एक भी प्लांट नहीं देखा, हमने टोटल 100 देखे। जब हमने 50 वेराइटी देखी तो बहुत कम एरिया में देखा, मतलब हमने इतने ही किलोमीटर, 10 ही किलोमीटर गए, ओनली 10 किलोमीटर्स, जब हमने 50 वेराइटी ऑफ मे बी एंजियोस्पर्म, ऑफ
मे बी फिश, मे बी बर्ड, हम कोई एक टैक्सॉ की बात कर रहे हैं, उसको हमने देखा, ठीक। उसके बाद हमने मैक्सिमम कितना देखा 100, उसके बाद स्टेबलाइज कर गया, उसका कोई नई वैरायटी नहीं मिली, जैसे जैसे हम अंदर जा रहे थे वही मोटा मोटी रिपीट था सब, ठीक। ये मैक्सिमम, बाकी 100 आने में देखो हमने को कितना किलोमीटर जाना पड़ा, 90, दैट मींस 80 किलोमीटर्स। जैसे जैसे देखो एरिया बढ़ रहा है, हमारा एरिया बढ़ रहा है, नया स्पीशीज घट रहा है, जैसे जैसे एरिया बढ़ रहा है देखो नया स्पीशीज आपका घट रहा है, ठीक। एंड आफ्टर अ सर्टेन टाइम इट बिकम्स स्टेबल। तो ये आपका टिपिकल शेप कैसा लेता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लेता है। एंड दिस इज इररेस्पेक्टिव ऑफ द टैक्सॉन। इररेस्पेक्टिव ऑफ टैक्सॉन का मतलब क्या है, आई वांट अ फ्रेश पेज टू मेक यू अंडरस्टैंड। ये मेरा एरिया 1, राइट, फिर आ जाओ एरिया 2 से एरिया ओके 2, दिस इज ओके this, then I will move to area 3, right, ये मेरा area 3 है, then I will move to the next area, this is my area 4, then I move to the next one, that is area 5, ठीक। और हमने अलग अलग टैक्सॉन को पढ़ा, पहले हमने यहाँ पर एंजियोस्पर्मिक प्लांट को देखा, ठीक है, पहले हमने एंजियोस्पर्मिक प्लांट को यहाँ स्टडी किया, फिर आपके यहाँ लिखा था से हमने बर्ड के पॉपुलेशन को स्टडी किया, से हमने यहाँ पर फिश के पॉपुलेशन को स्टडी किया। सब में कॉमन चीज क्या देखा, सब में कॉमन चीज ये देखा कि जैसे जैसे हमारा एरिया इंक्रीज कर रहा था, शुरू में तो स्पीशीज डाइवर्सिटी, बी इट दैट ऑफ एंजियोस्पर्म, बी इट दैट ऑफ बर्ड, बी इट दैट ऑफ फिश, शुरू में इंक्रीज कर रहा था, फिर द इंक्रीज का रेट घटा, ठीक है, ज्यादा एरिया में हमको कुछ नया वैरायटी मिल रहा था, एंड सब में स्टेबलाइज हो गया सच दैट तीनों के केस में इफ दिस इज द नंबर एंड दिस इज द एरिया, मैं तीनों का अलग ग्राफ बना दूं, ठीक, तीनों के एक्सिस एक्स एंड वाई एक्सिस सेम है ना। दिस वन रिप्रेजेंट्स एंजियोस्पर्म्स, दिस रिप्रेजेंट्स एंजियोस्पर्म का ग्राफ, दिस रिप्रेजेंट्स बर्ड का ग्राफ, एंड दिस रिप्रेजेंट्स बेबी फिश का ग्राफ, राइट। अब तीनों में हमने एक कॉमन चीज क्या देखी, जैसे जैसे एरिया बढ़ा मेरा डाइवर्सिटी शुरू में बहुत तेजी से बढ़ा, यहां देखो कम एरिया में डाइवर्सिटी वाज लाइक दिस, उसके बाद आपका इतना एरिया में द डाइवर्सिटी वाज ओनली दिस मच, सी, एंड उसके बाद आपका ये स्टेबलाइज कर गया, ठीक। ये पर्टिकुलर शेप को क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसमें भी देखो हो सकता है ग्राफ, ये ग्राफ थोड़ा ज्यादा स्टीप है, ये कम स्टीप है, और ये मे बी ऐसा है, तीनों ही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, लेकिन दैट डिपेंड्स ना कि कितना वैरायटी आपको मिला कितने एरिया में, तो सबका हाइपरबोला का स्लोप वेरी कर सकता है, द स्लोप कैन वेरी, बट अल्टीमेटली ये सारे कैसे दिख रहे हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस केस में देखो इतने एरिया में हमने इतने को देखा, फिर इतने एरिया में हमने इतने को देखा, ठीक, इतने में यहाँ इतने वैरायटी हमें मिले, लेकिन उसके बाद इतना एरिया में हमें बस इतना मिला एंड देन इट गॉट स्टेबल। यहाँ देखो इतने एरिया में इतना मिला एंड बाद में इतना एरिया में आई गॉट जस्ट दिस मच। तो तीनों में कॉमन चीज क्या है, शुरू में ज्यादा, फिर जैसे जैसे एरिया बढ़ा कम हो गया। मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज द स्लोप ऑफ दिस कर्व में वेरी, ये स्लोप वेरी करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि सबकी संख्या क्या है, डिफरेंट है। जब हम लोग नंबर को एरिया के साथ प्लॉट करेंगे तो कितना नंबर कितने एरिया में मिला, दिस स्लोप में वेरी, बट ओवरऑल शेप तीनों ग्राफ का क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, राइट। जब इसको हम लोग लॉग स्केल में निकालते हैं, अगेन आई विल टेल यू, जब इसको हम लॉग स्केल में निकालते हैं तो हम यहां एक ग्राफ बनाते हैं, ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन बनता है। जब अभी हम आपको दिखाएंगे भी आपके एनसीईआरटी का डायग्राम, ये आपका स्ट्रेट लाइन बनता है। अब ये जो दिस स्लोप में वेरी, नाउ लुक एट दिस, ठीक है। जब इसको हम लॉग स्केल में निकालते हैं, देखो तीनों में एक चीज क्या दिखाया, द नंबर विथ द एरिया, जैसे से एरिया बढ़ा मेरा नंबर बढ़ रहा है तीनों केस में, ठीक है। तीनों केस में जैसे जैसे एरिया बढ़ा मेरा नंबर बढ़ रहा है, लेकिन दिस स्लोप ऑफ रिग्रेशन वेरीज, दैट मीन्स अगर मेरा जितना स्टीप है स्लोप मेरा जितना स्टीप है, उसका मतलब क्या है,
कम एरिया में बायोडाइवर्सिटी ज्यादा बढ़ा था, और जितना मेरा जो स्लोप है वो स्लीपिंग है, उसका मतलब ज्यादा एरिया में ये काम किया। इसका मतलब कहने का मतलब ये, अगर एक मेरा एक जंगल है यार, तो उस जंगल में ऐसा थोड़ा कि सारे वेराइटी का नंबर सेम ही रहा होगा। जितना डेंस प्लांट्स है जरूर तो ना उतना ही डेंस बर्ड्स होगा, राइट? तो नंबर तो सबका वेरी करेगा ना। दिस नंबर विल वेरी with the area, but the overall trend is a rectangular hyperbola. Overall trend shows that with area it increases and after that it becomes constant. This slope varies depending on the density of individual organisms, but overall it comes to this, and you will be surprised to know. अब कुछ statistics पर हम वापस आ जाते हैं, ठीक है? And you will be surprised to know on log scale, पहले मैं बता दूं, लॉग स्केल में दिस रिलेशनशिप बिकम्स लीनियर, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है? तो ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम, अगेन वी इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में बहुत सालों से बहुत साल तो नहीं, हाँ आ सकता है, आया एक आध बार, और मेडिकल में भी दीज फॉर्मूलाज ये आ सकता है। तो अगर स्पीशीज रिचनेस को एरिया के साथ आप प्लॉट करेंगे तो आपका कोई भी टैक्सा हो, इररिस्पेक्टिव वेदर इट्स एंजियोस्पर्म, फिश, एम्फीबिया, बर्ड्स, मैमल्स, फंजाई, ओवरऑल ट्रेंड क्या होगा? पहले इंक्रीज ज्यादा करेगा, फिर थोड़ा धीरे, फिर कांस्टेंट हो जाएगा, सच दैट ग्राफ का शेप आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। एंड इसका फॉर्मूला है टू फाइंड आउट द स्पीशीज रिचनेस, एस, जिसको स्पीशीज रिचनेस बोलते हैं, इज इक्वल टू द स्पीशीज रिचनेस इज इक्वल टू सी, दैट इज वाई इंटरसेप्ट, ठीक है? ये वाई एक्सिस के साथ कैसे इंटरसेप्ट करता है, एंड ए इज द एरिया, सी ए स्क्वायर। इससे कोई सम नहीं आएगा, आपको केवल फॉर्मूला जानना है, क्योंकि वाई इंटरसेप्ट आपको एक्सप्लेन नहीं किया गया, मैं भी नहीं करूंगी। अगर आप इसको लॉग स्केल में कन्वर्ट कर देंगे तो इक्वेशन थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब यहां इक्वेशन क्या होगा? लॉग एस, एस इज स्पीशीज रिचनेस, इज इक्वल टू लॉग सी, दैट इज योर वाई इंटरसेप्ट, and z log a, where z is the slope of the line of regression. Oh sorry, it's not square, it is a to the power z, a to the power z, where z is the slope of regression coefficient. ये आपका slope regression graph बोलते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, regression graph क्या है मैं उतना explain नहीं करूंगी। When I was doing my PhD, जब मैं PhD कर रही थी, मुझे बहुत सारे ये नॉर्मल ग्राफ को रिग्रेशन ग्राफ में कन्वर्ट करना था। एंड नॉर्मल ग्राफ और रिग्रेशन ग्राफ में क्या डिफरेंस होता है मैं बस वो आपको समझा दूंगी। उसके बाद आपको जितना पढ़ना उतना ही याद करना। जो नॉर्मल ग्राफ है वो आपको एग्जैक्ट फिगर देता है। सपोज ये एरिया है 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, एंड नंबर ऑफ स्पीशीज है मे बी 10, now this is 20, say this is 30। और अगर मेरा ग्राफ कुछ ऐसा बनता है तो आप एग्जैक्ट फाइंड आउट कर सकते हो कि 2 किलोमीटर में नंबर ऑफ स्पीशीज कितने थे, से 30 थे, एंड 1 किलोमीटर में नंबर ऑफ स्पीशीज कितने थे, 15 थे। सो जो नॉर्मल ग्राफ होता है ये आपको एग्जैक्ट बता सकता है कि कितने एरिया में कितने स्पीशीज थे, एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स ऑफ द स्पीशीज बता सकता है। ये एग्जैक्ट को ही प्लॉट करने से बनता है कि 1 किलोमीटर में मुझे 25 मिला, 1.5 किलोमीटर में कितना मिला, 2 किलोमीटर में हमको कितना मिला। जब हमको ये पता लग जाता है ना, देखो यह हमने बनाया ही कैसे था, वी हैड मेड इट बाय प्लॉटिंग एग्जैक्टली कि मुझे 1 किलोमीटर, दिस इज माई एरिया ना, दिस इज माई नंबर, तो 1 किलोमीटर में मुझे इतना मिला था, 2 में मुझे इतना मिला था, दिस इज द नंबर, 3 में इतना मिला, तब हमने जोड़ा, इससे हमें एग्जैक्ट नंबर मिलता है, एग्जैक्टली कितने एरिया में क्या स्पीशीज का स्टैटिस्टिक्स था। दैट इज व्हाट इज अबाउट द नॉर्मल ग्राफ। अब आ जाओ रिग्रेशन ग्राफ हमें क्या बताता है। रिग्रेशन ग्राफ हमें एग्जैक्ट नंबर्स नहीं बताता बेटा, रिग्रेशन ग्राफ हमें सिर्फ ट्रेंड बताता है। ट्रेंड का मतलब क्या है, अगर मेरा ग्राफ ऐसा है इसका मतलब क्या है, एरिया के साथ मेरा नंबर इंक्रीज किया है। अगर मेरा ग्राफ ऐसा है दैट मीन्स जैसे जैसे एरिया बढ़ा मेरा, राइट, दिस इज योर नंबर एंड दिस इज योर एरिया, जैसे जैसे एरिया बढ़ा मेरा नंबर क्या किया, डिक्रीज किया। सो इट जस्ट गिव्स यू द ट्रेंड कि एरिया के साथ आपका स्पीशीज, देखो ये नंबर आपका बढ़ रहा है,
नंबर बढ़ रहा है एरिया के साथ, और यहाँ क्या है, नंबर आपका घट रहा है एरिया के साथ। ये केवल ये बताता है रिग्रेशन ग्राफ कि एरिया के साथ आपका बढ़ा या घटा। एंड सेकेंड में ऐसा है, आई नीड सम प्लेस, सो आई एम जस्ट रिमूविंग एवरीथिंग। सेकेंड, द स्लोप ऑफ द रिग्रेशन, अगर स्लोप ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, द स्लोप ऑफ द ग्राफ इट टेल्स अस व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज। यहाँ क्या है, कम एरिया में धड़ाधड़ बढ़ा है, यहाँ थोड़ा ज्यादा एरिया में बढ़ा है, और यहाँ और ज्यादा एरिया में, एंड यू नो मोर एरिया, दैट मीन्स सो ये जो आपका स्लोप है, the angle of the slope, it basically tells us about the diversity and its spread of one organism in that particular area. ठीक, हम आपको केवल ये समझा दिए एक हाइपरबोलिक ग्राफ क्या डिपिक्ट करता है, एंड एक लॉग स्केल ग्राफ यानी कि रिग्रेशन ग्राफ। बाकी रिग्रेशन ग्राफ हम लोग निकालते नहीं, जैसा मैंने कहा ना, मैं जब पीएचडी में कम से कम 50 ऐसे निकालने थे। एक आजकल रेडीमेड एप्स आते हैं, रेडीमेड यू नो फॉर्मूला एप्स आते हैं। हम तो खैर पीएचडी किए भी बहुत साल हो गए, वी हैव डन इट यू नो 2000 आई थिंक 8 में किया होगा, 12 साल 13 साल। उस वक्त इतने एप्स भी नहीं थे, बट फिर भी एक देयर वर सर्टन फॉर्मूलाज, बस आप उस फॉर्मूला में डालो, अपने आप कंप्यूटर में ग्राफ क्रिएट हो जाता था। तो ग्राफ क्रिएट करना आपको जानना नहीं है, आपको ग्राफ रीड करना जानना है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के फॉर्म में जब ग्राफ को लिखा जाता है तो हमें एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट स्टैटिस्टिक्स मिलता है, एंड जब हम उसको रिग्रेशन ग्राफ निकालते हैं तो हमें केवल ट्रेंड पता लगता है कि इंक्रीज था कि डिक्रीज, एंड द स्लोप टेल्स द रेट ऑफ इंक्रीज और द रेट ऑफ डिक्रीज। तो ये फॉर्मूला जरूर 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 याद कर लेना। सिर्फ फॉर्मूला याद करना, इससे सम नहीं आएगा, राइट। सो ये जो स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप है, जब इसको स्टडी किया अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने, उन्होंने एक इंटरेस्टिंग चीज देखा कि अगर विद इन अ लिमिटेड एरिया मतलब देखे, मैंने जैसे कहा ना, हम पहले एरिया 1 से गए, एरिया 2 से गए, एरिया 3, एंड हमने अलग अलग टैक्सा पर काम किया। हमने एंजियोस्पर्म का इंक्रीज को स्टडी करने की कोशिश की, हमने बर्ड के इंक्रीज को पढ़ने की कोशिश की, हमने फिश के इंक्रीज को पढ़ने की कोशिश की, और इररेस्पेक्टिव ऑफ द टैक्सोनॉमिक ग्रुप ये जो z का वैल्यू था, दैट इज द स्लोप ऑफ रिग्रेशन, इसका वैल्यू एक लिमिटेड एरिया के लिए हमेशा सेम आता है, दैट इज 0.1 to 0.2। इसको याद कर लेना। Ecologists have found out that the value of this Z line, it just ranges between 0.1 to 0.2 irrespective of the taxonomic group or the region। और the region का मतलब, पहला तो मैंने यहाँ पर क्या लिया, सेम रीजन में अलग अलग टैक्सोनॉमिक ग्रुप लिया। अब अलग रीजन मतलब ये सपोज मैंने रांची में पढ़ा, आप सपोज गुजरात में रहते हो, आप गुजरात में पढ़ लो, आप टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में देख लो, आप पॉन्ड इकोसिस्टम में देख लो, इररेस्पेक्टिव ऑफ द रीजन एंड इररेस्पेक्टिव ऑफ द टैक्सोनॉमिक ग्रुप, एक सर्टेन एरिया में आप जब पढ़ते हो, मैंने कहा ना जेड तो केवल ट्रेंड बताता है, ये जेड का वैल्यू 0.1 से 0.2 के बीच में ही आता है। ये चेंज कब करता है, व्हेन वी डू इन अ वेरी लार्ज एरिया। जब आप एरिया बहुत ही लार्ज लेते हो, से एंटायर कॉन्टिनेंट, हम रांची में नहीं जानना चाह रहे, हम झारखंड में नहीं जानना चाह रहे, हम महाराष्ट्र में नहीं जानना चाह रहे, हम इंडिया में नहीं जानना चाह रहे, हम जानना चाह रहे पूरे एशिया में, विच विल इंक्लूड इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड सो मेनी अदर कंट्रीज। यू नो, हम सब में अगर जानना चाह रहे हैं, उतना बड़ा रीजन अगर लेंगे, तब मेरा z का वैल्यू नॉर्मली आता है बिटवीन 0.6 to 1.2। ठीक है, ये वैल्यूज याद कर लेना। ठीक, द z वैल्यू फॉर एग्जाम्पल दे रहा है फ्रूगीवोर बर्ड्स एंड मैमल्स, फ्रूट खाने वाले, फ्रूगीवोर मीन्स फ्रूट खाने वाले बर्ड्स एंड मैमल्स में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आया था 1.15। तो मैंने कहा था ना, इट इज नॉर्मली बिटवीन 0.6 to 1.2, थोड़ा तो 0.2 के अंदर ही है, 1.15। ये एक एग्जाम्पल पढ़ लेना। फ्रूगीवोरस बर्ड्स एंड मैमल्स found in this tropical area. So this is about your species area relationship, and आपको जैसा पता है, आज का टॉपिक तो हमारा कंप्लीट हो गया। हमने 2 चीजें पढ़ी, that means what is the pattern of biodiversity, 1 across different latitudes and then in the same latitude across different areas। आपको पता है, चैप्टर खत्म करने से पहले हम क्या करने वाले हैं, हम एक बार NCERT देखने वाले हैं।
So let us come to NCERT. We are actually now studying what patterns of biodiversity. पहला latitudinal gradient. Diversity of plants and animals uniform नहीं है. In general, species diversity decrease करता है as we move from equator to the poles, right? उसका यहाँ पर example लिखा है. कोलंबिया कितना बताया था? 1400 species. न्यूयॉर्क 41 डिग्री 105 एंड ग्रीनलैंड 71 56 56. इंडिया में कितना? 1200. सिमिलरली हमने क्या कहा था? इक्वाडोर में 10 टाइम्स ज्यादा वैस्कुलर प्लांट्स के एज कंपेयर टू यूएसए. अमेज़न रेन फॉरेस्ट का क्या बताया था? 40,000 प्लांट्स, 3,000 फिश, 1,300 बर्ड्स, 427 mammals and amphibia and 378 reptiles, and of course 1,25,000 invertebrates. Why is it? देखो तीन यहाँ hypothesis है. One, speciation is generally a function of time. Second, इसका hypothesis है tropical environments are less seasonal, relatively constant and predictable. And the third one is there's more solar energy available. 3-mark question. Now next, let's come to the topic species area relationship. किसने दिया था? जर्मन नेचुरलिस्ट. मैंने आपको बताया नहीं था कि अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट वाज अ जर्मन. अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने उन्होंने देखा था दैट विद इन अ रीजन स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज करता है विद इंक्रीज ऑफ एरिया बट ओनली अप टू अ सर्टेन लिमिट इररेस्पेक्टिव ऑफ द टैक्सॉन. उन्होंने एंजियोस्पर्म, बर्ड्स, बैट, फ्रेश वाटर फिश बहुत पर पढ़ा. सब में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आया. फॉर्मूला है log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a. इसको पूरा देख लेना. उन्होंने कहा ये नॉर्मली कितने में आता है? 0.1 to 0.2 रिगार्डलेस ऑफ द टैक्सोनॉमिक ग्रुप और रीजन. रीजन का एग्जांपल पीपीटी में नहीं था, यहां लिखा है. कहता वेदर आप पढ़ो प्लांट्स ऑफ ब्रिटेन, राइट, या पढ़ो बर्ड्स इन कैलिफोर्निया, या पढ़ो मोलस्का इन न्यूयॉर्क. ठीक, चाहे आप जगह चेंज कर दो, चाहे टैक्सॉन चेंज कर दो, z का वैल्यू नॉर्मली कितना आता है? अप टू अ सर्टेन एरिया 0.1 to 0.2 until and unless you are talking about very large areas like entire continent. उस केस में it will come between 0.6 to 1.2. और इसका एग्जाम्पल है frugivore birds and mammals of tropical forest. It comes to 1.15. हो गया. सो हमको लगता है कि हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है बायोडाइवर्सिटी में पैटर्न्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. अब आपको करना क्या है? फटाफट सारे स्टैटिस्टिक्स याद कर लेने. जैसा मैं कहती हूँ एनसीईआरटी खोलकर पढ़ा करो और साथ साथ लिख लिख कर प्रैक्टिस किया करो. मैं जब लेक्चर्स खोलते हो एनसीईआरटी साथ होना चाहिए. बस बंद करो, फटाफट जो स्टैटिस्टिक्स है उसको एक बार प्रैक्टिस कर लो. बाकी हमारे रिविजन ऑडियो तो आपके साथ है ही. एंड just get over with this topic. Very soon we'll meet in my next lecture जहां पर हम इसका next topic आगे जाएंगे about biodiversity. Till then, अगर अच्छा लगा so please do not कंजूसी मत करिएगा एक्सप्रेस करने में. लाइक और कमेंट तो बनता है. अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिए. सब्सक्राइब so that you get my notifications. Keep studying. We'll meet soon with my next topic. Till then, good luck and goodbye.